3 दिसंबर 2023 को सुबह 11:30 बजे रूपल के पिता ने अपनी बेटी को फोन करने के लिए मोबाइल उठाया। रूपल मुंबई में अकेली रह रही थी और वह बस उसकी खैरियत जानना चाहते थे, उसकी आवाज सुनना चाहते थे और यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वह ठीक है। उन्होंने नंबर डायल किया और इंतजार करने लगे, लेकिन फोन की घंटी बजती रही और रूपल ने कॉल नहीं उठाया। उन्होंने दोबारा कोशिश की, यह सोचकर कि शायद वह व्यस्त होगी, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। यह बेहद असामान्य था, क्योंकि अगर रूपल किसी कारणवश बिजी होती थी तो वह हमेशा पहले एक मैसेज भेज देती थी, लेकिन आज ना तो फोन उठा और ना ही कोई मैसेज आया। समय बीतने के साथ परिवार की चिंता बढ़ती गई। मुंबई जैसे बड़े शहर में अकेली रह रही रूपल का इस तरह संपर्क में न आना बेहद चिंताजनक था। सुबह 11:30 बजे से रात 9 बजे तक लगातार कॉल करने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिला। इस बीच रूपल की बड़ी बहन ऐश्वर्या, जो मुंबई में ही अलग रहती थी, बेहद बेचैन और परेशान हो गई। आखिरकार उसने ठान लिया कि अब और इंतजार करना सही नहीं होगा। रात 9 बजे उसने अपनी एक करीबी दोस्त को फोन किया और पूरी स्थिति समझाई। ऐश्वर्या ने बताया कि रूपल हमेशा फोन उठाती थी, लेकिन आज कुछ गड़बड़ लग रही है। बिना कोई समय गंवाए ऐश्वर्या ने अपने दोस्त से अनुरोध किया कि वह तुरंत रूपल के फ्लैट पर जाकर देखे कि सब कुछ ठीक है या नहीं। यह सुनते ही उसके दोस्त ने बिना देर किए रूपल के अपार्टमेंट की ओर रुख किया। कुछ ही मिनटों बाद ऐश्वर्या के फोन की घंटी बजी। फोन पर उसकी दोस्त थी, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसने कुछ बेहद डरावना और अकल्पनीय देख लिया हो। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन किसी तरह उसने जो खबर दी वह इतनी चौंकाने वाली थी कि कोई भी उसे सुनने के लिए तैयार नहीं था। उस दिन रूपल के साथ आखिर क्या हुआ? उसकी दोस्त ने उस फ्लैट में ऐसा क्या देखा जिसने उसे झकझोर कर रख दिया? यकीन मानिए, यह कोई साधारण केस नहीं था। यह उतना रहस्यमयी और चौंकाने वाला था जितना आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि असली गुनहगार कौन था, इसका अंदाजा लगाना अंत तक किसी के लिए भी आसान नहीं था। रूपल का जन्म और पालन पोषण रायपुर, छत्तीसगढ़ में हुआ था। वह बचपन से ही एक होशियार और मेहनती छात्रा थी, जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। बहुत कम उम्र से ही उसका केवल एक ही लक्ष्य था, एक एयर होस्टेस बनना। उसे दुनिया घूमने, नए लोगों से मिलने और आसमान में काम करने का विचार बेहद रोमांचक लगता था। अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। उसके पिता, जो एक रिटायर्ड इंजीनियर थे, हमेशा उसके सपनों का समर्थन करते थे। रूपल अपने परिवार में सबसे छोटी थी। उसकी 2 बड़ी बहनें और एक बड़ा भाई था। घर में सबसे छोटी होने के कारण उसे सभी का भरपूर प्यार और संरक्षण मिला, लेकिन वह अपने बलबूते पर अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। रायपुर में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने हायर एजुकेशन के लिए चंडीगढ़ का रुख किया। उसे पता था कि एयर होस्टेस बनने के लिए उसे प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, इसलिए उसने एक एयर होस्टेस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आवेदन किया और अपनी कड़ी मेहनत से चयनित भी हो गई। उसकी ट्रेनिंग मुंबई में लगी, जिससे चीजें उसके लिए और आसान हो गई, क्योंकि उसकी बड़ी बहन ऐश्वर्या पहले से ही वहां रहती थी। ऐश्वर्या मुंबई के एक बैंक में काम करती थी और उसका खुद का घर था। इस नए सफर को लेकर उत्साह और उम्मीदों से भरी रूपल ने अपना सामान पैक किया और मुंबई के लिए निकल पड़ी, अपने सपनों को हकीकत में बदलने की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए। मुंबई में वह पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करती, जबकि उसकी बहन ऐश्वर्या अपने बैंक की नौकरी में व्यस्त रहती। दोनों एक साथ रहती थी और त्योहारों पर अक्सर अपने घर रायपुर जाती थी। चाहे वे कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, रोजाना अपने परिवार से बात करना उनकी आदत थी। 2023 में भी दोनों बहनें एक त्योहार मनाने के लिए रायपुर आई, लेकिन एक दिन घर पर रहने के दौरान ही रूपल को एक अर्जेंट कॉल आई। उसे बताया गया कि उसे जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचना होगा, क्योंकि उसे एक महत्वपूर्ण परीक्षा देनी थी। यह वही क्षण था जिसका वह इतने सालों से इंतजार कर रही थी। उसका सपना अब उसके पहुंच में था। बिना समय गवाए उसी रात उसने अपना सामान पैक किया और दिल्ली के लिए निकल पड़ी। दिल्ली पहुंचकर उसने सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी की और अब वह वापस घर लौटने के लिए तैयार थी। लेकिन रायपुर लौटने के बजाय उसने सीधे मुंबई में अपने किराए के मकान में जाने का फैसला किया। 3 दिसंबर 2023 तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। सुबह 10:30 बजे रूपल हमेशा की तरह अपने परिवार और दोस्तों से बात करती है, लेकिन 1 घंटे बाद 11:30 बजे जब उसके पिता ने उसे कॉल किया तो उसने फोन को नहीं उठाया। उन्होंने कई बार कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद वह किसी काम में व्यस्त होगी, इसलिए दोबारा कॉल नहीं किया और ना ही कोई मैसेज भेजा। उन्हें भरोसा था कि जैसे ही वह फ्री होगी खुद ही कॉल कर लेगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रूपल की ओर से कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। यह असामान्य था, क्योंकि अगर वह व्यस्त होती तो कम से कम एक मैसेज तो भेजती ही। इस चुप्पी ने परिवार को बेचैन कर दिया। परेशान होकर उसके पिता ने ऐश्वर्या को इस बारे में बताया। तब तक रात के 9 बज चुके थे और रूपल का अब तक कोई अता पता नहीं था। बिना समय गवाए ऐश्वर्या ने अपनी एक दोस्त को कॉल किया जो पास ही रहती थी और उसे पूरी स्थिति बताकर रूपल के फ्लैट पर जाकर देखने के लिए कहा। जैसे ही ऐश्वर्या के दोस्त को इस बारे में पता चला, वह तुरंत रूपल के अपार्टमेंट के लिए निकल पड़ी। रात 9 बजे जब वह बिल्डिंग पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया और पूछा कि वह किससे मिलने आई है और इतनी रात को वहाँ क्या कर रही है। स्थिति की गंभीरता को समझाते हुए उसने गार्ड को पूरी बात बताई। मामला गंभीर होते थे गार्ड ने खुद ही उसके साथ चलने का फैसला किया और कुछ अन्य बिल्डिंग मेंबर्स भी उसके साथ हो गए। जब वे रूपल के अपार्टमेंट पहुंचे तो गार्ड ने दरवाजे पर कई बार जोर जोर से दस्तक दी और उसका नाम पुकारा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अंदर की गहरी खामोशी किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। उन्हें कुछ गलत होने का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने तुरंत ऐश्वर्या को फोन किया और बताया कि दरवाजा अंदर से बंद है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अपार्टमेंट के मालिक के पास एक अतिरिक्त चाबी थी और ऐश्वर्या के पास भी एक थी। स्थिति को भांपते हुए ऐश्वर्या ने तुरंत फैसला किया कि इंतजार करने के बजाय तुरंत एक डुप्लीकेट चाबी बनवानी चाहिए। यह सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड बिना समय गंवाए पास के एक ताले की दुकान पर गया और कुछ ही देर में एक नई चाबी लेकर लौट आया। इस दौरान ऐश्वर्या की दोस्त, गार्ड और कुछ पड़ोसी अपार्टमेंट के बाहर खड़े बेचैनी से अंदर होने वाली घटनाओं का अनुमान लगा रहे थे। सबकी धड़कनें तेज थी, मन में अजीब सी घबराहट थी। जैसे ही गार्ड ने दरवाजा खोला और हल्का सा धक्का दिया, वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। जो दृश्य उन्होंने देखा वह उनके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। लिविंग रूम में खून के गहरे धब्बे फैले हुए थे जो फ्लोर पर खिसते हुए बाथरूम तक जा रहे थे। यह साफ था कि रूपर पर हमला हुआ था और फिर उसे घसीटकर बाथरूम तक ले जाया गया। कांपते हाथों और भारी कदमों से जब वे खून के निशानों का पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंचे तो जो दृश्य उन्होंने देखा उसने उनकी रूह तक कपा दी। रूपल खून से लथपथ बेजान फर्श पर पड़ी थी। उसकी गर्दन किसी तेज धारदार हथियार से गहरे तक काट दी गई थी। उसके शरीर पर मौजूद गहरे जख्मों और चोटों के निशान दिख रहे थे, जैसे उसने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष किया हो, लेकिन आखिरकार उसकी यह कोशिश नाकाम रही। ऐश्वर्या की दोस्त ने जैसे ही यह दिल दहला देने वाला नजारा देखा, उसने बिना एक पल गंवाए ऐश्वर्या को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि रूपल के साथ जो हुआ उसे कैसे बयां करे। दूसरी ओर सिक्योरिटी गार्ड ने भी तेजी से बिल्डिंग के मालिक को पूरी घटना की जानकारी दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस को बुलाया गया। कुछ ही देर में पुलिस और डॉक्टर मौके पर पहुंचे, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर ने पुष्टि कर दी कि रूपल की मौत हो चुकी थी। यह सुनते ही उसका परिवार टूट गया। कुछ घंटे पहले तक सब कुछ सामान्य था, अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। यह सच मानना उनके लिए असंभव था। बिना समय गंवाए रूपल का परिवार मुंबई के लिए रवाना हो गया और अगली सुबह वे वहां पहुंचकर सच जानने की मांग करने लगे। उन्होंने पुलिस से पोस्टमार्टम करने की गुजारिश की ताकि असली सच्चाई सामने आ सके। पुलिस ने तुरंत शव का परीक्षण कराया और फिर उसके पार्थिव शरीर को उसके घर भेजने की व्यवस्था की। इस पूरी घटना की सबसे दर्दनाक विडंबना यह थी कि जिस हवाई जहाज में बैठकर रूपल ने एक दिन अपनी उड़ान भरने का सपना देखा था, उसी हवाई जहाज में अब उसका लाइफलेस शरीर घर वापस लौट रहा था। जब रूपल के शोकाकुल परिवार ने उसके अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की, तब पुलिस इस जघन्य हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में जुटी रही, लेकिन उनके सामने कोई ठोस सुराग नहीं था। ना कोई संदिग्ध, ना कोई स्पष्ट कारण और ना ही कोई ऐसा संकेत जिससे हत्या की वजह समझ में आ जाती। कुछ भी मेल नहीं खा रहा था। पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर 8 विशेष टीमें बनाई, जिनमें से हर एक को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, उन्होंने महसूस किया कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए और अधिक अधिकारियों की जरूरत होगी। इसलिए टीमों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई। वे दिन रात मेहनत कर रहे थे, हर संभावना की पड़ताल कर रहे थे,
जब पुलिस ने रूपल के परिवार से पूछताछ की तो उन्होंने साफ कहा कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही उसका किसी से कोई व्यक्तिगत विवाद था और ना ही अतीत में उसका किसी से टकराव हुआ था। परिवार की तरफ से ऐसा कोई कारण नहीं था जिससे यह लगे कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। जब पुलिस को परिवार से कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। हर एक रिकॉर्डिंग को बारीकी से देखा गया, इस उम्मीद में कि कोई महत्वपूर्ण संकेत मिल जाए, लेकिन उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि वहाँ कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आ रहा था। 3 दिसंबर को किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिल्डिंग में प्रवेश करते हुए नहीं देखा गया। किसी अनजान व्यक्ति की कोई मौजूदगी दर्ज नहीं हुई थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, फिर भी वहाँ भयानक घटित हो चुका था। इस स्थिति को समझने के बाद पुलिस को लगने लगा कि इस अपराध को किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि बिल्डिंग के अंदर रहने वाले किसी व्यक्ति ने ही अंजाम दिया होगा। कोई ऐसा जो रूपल को जानता था। अगर कोई बाहरी व्यक्ति इतना निर्ममता से हत्या करने के इरादे से आया होता तो सीसीटीवी में उसकी कोई ना कोई फुटेज जरूर मिलती या फिर उसके आने जाने का कोई रिकॉर्ड होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जिससे यह मामला और भी उलझता चला गया। और एविडेंसेस ढूंढने के लिए पुलिस ने एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से खंगालना शुरू किया और तभी उनकी नजर एक अजीब सी बात पर पड़ी। एक सफाई कर्मचारी जो सुबह 11:30 बजे सफाई के लिए बिल्डिंग में दाखिल हुआ था, 2 घंटे बाद जब वह बाहर निकला तो उसने अपनी सफाई वाली वर्दी बदल ली थी और सामान्य कपड़ों में था। पहले तो यह बात सामान्य लगी, लेकिन जब पुलिस ने इसे गौर से देखा तो यह संदिग्ध लगने लगी। आमतौर पर सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद उसी वर्दी में बाहर जाते हैं, तो फिर इस व्यक्ति ने अपनी ड्रेस क्यों बदली? क्या वह अतिरिक्त कपड़े साथ लेकर आया था? अगर हाँ तो क्यों? जब पुलिस ने बिल्डिंग मैनेजमेंट और सफाई कंपनी से इस बारे में पूछताछ की तो उन्हें साफ जवाब मिला कि सफाई कर्मचारी बिल्डिंग के अंदर कपड़े नहीं बदलते, लेकिन सीसीटीवी फुटेज तो कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस ने सफाई कर्मचारियों की पूरी लिस्ट तैयार की और एक एक करके उनसे पूछताछ शुरू कर दी। और फिर टकराव का वह पल आया जब पुलिस उस सफाई कर्मचारी के सामने जा खड़ी हुई जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था, जिसने बाहर निकलने से पहले अपने कपड़े बदले थे। उसका नाम था विक्रम। विक्रम की पत्नी भी उसी बिल्डिंग में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। विक्रम का काम गलियारों और बड़ी सीढ़ियों की सफाई करना था और कभी कभी वह अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए टॉयलेट साफ करने का भी काम कर लेता था। वह मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था और कई सालों से मुंबई में सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो संदेह और गहरा होता चला गया। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी और उसके चेहरे और गर्दन पर ताजे नाखूनों की खरोच के निशान थे, जो यह बता रहे थे कि उसने हाल ही में किसी के साथ संघर्ष किया था। जब पुलिस ने उससे इन घावों के बारे में पूछा तो उसने कहा कि सफाई करते समय उसे चोट लग गई थी, लेकिन जब पुलिस ने केस की गहराई से जांच की तो नए सुराग सामने आने लगे। 4 सितंबर को पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर उससे गहन पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन विक्रम लगातार अपने बयान बदलता रहा। फिर पुलिस ने अन्य सफाई कर्मचारियों से भी पूछताछ की और उन्हें पता चला कि विक्रम की हाल ही में रूपल के साथ बहस हुई थी। जब पुलिस ने उस पर और दबाव डाला तो आखिरकार वह टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस पूछताछ के दौरान विक्रम ने स्वीकार किया कि रूपल अक्सर उसकी सफाई के काम को लेकर शिकायत करती थी, जिससे वह गुस्से में आ जाता था। हर बार जब रूपल गलियारों की गंदगी या ठीक से साफ ना की गई सीढ़ियों की ओर इशारा करती तो उसे यह अपनी बेइज्जती लगती। उसे लगता था कि वह अपना काम सही से कर रहा है, लेकिन रूपल की बार बार टोका टाकी से वह खुद को छोटा और अपमानित महसूस करने लगा। धीरे धीरे यह नाराजगी गहरी नफरत में बदल गई। लेकिन क्या इतनी छोटी सी बात किसी को इतना बड़ा अपराध करने के लिए मजबूर कर सकती है? कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि विक्रम के रूपल के प्रति अन्य इरादे भी थे और जब उसने उसे अकेला पाया तो उसने अपने काले इरादों को अंजाम देने के लिए फैसला किया। उसने खुलासा किया कि 3 दिसंबर की सुबह रूपल ने उसे अपने फ्लैट में बुलाया था क्योंकि बाथरूम की पाइप चौक हो गई थी, लेकिन विक्रम पहले से ही अंदर भरा हुआ था। उसने 3 दिन पहले से ही एक तेज धारदार चाकू खरीद लिया था। यह अपराध उसने पहले से ही सोच रखा था। जैसे ही वह रूपल के फ्लैट में दाखिल हुआ, उनके बीच बहस शुरू हो गई। माहौल तेजी से तनावपूर्ण हो गया और इससे पहले कि रूपल कुछ समझ पाती, विक्रम ने अपने कपड़ों में छिपाया हुआ चाकू निकाल लिया। रूपल ने पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश की। उसने विक्रम के हाथ से चाकू छीनने का प्रयास किया और यहाँ तक कि लकड़ी के हैंडल से उसके सर पर भी वार किया,
लेकिन विक्रम पहले से ही हमले के लिए तैयार था। संघर्ष के दौरान विक्रम को कई चोटें आई क्योंकि रूपल ने पूरी हिम्मत से उसका सामना किया, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाती, विक्रम ने दोबारा चाकू पर अपना कब्जा जमा लिया और क्रूरता से उसके गले पर गहरा वार कर दिया। यहाँ तक कि इस घातक हमले के बाद भी रूपल ने हार नहीं मानी। वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन विक्रम ने उसे हमेशा के लिए चुप कराने का इरादा कर लिया था और उसने अंतिम वार कर उसकी जिंदगी खत्म कर दी। अपराध को अंजाम देने के बाद विक्रम ने रूपल के शव को घसीटते हुए लिविंग रूम से बाथरूम तक पहुंचाया। उसने जल्दी खुद को साफ किया, खून से सने कपड़े बदल लिए और ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही ना हो, किसी का ध्यान उस पर ना जाए। इसलिए वह करीब 1.5 घंटे तक बिल्डिंग के अंदर ही रुका रहा और फिर चुपचाप से वहां निकल गया। 5 सितंबर को पुलिस ने विक्रम को कोर्ट में पेश किया। अब उनके सामने कठिन काम था, क्राइम सीन को फिर से बनाना और यह पता लगाना कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था। विक्रम की हिरासत 8 सितंबर को समाप्त होनी थी और पुलिस आगे की कार्यवाही की तैयारी कर रही थी। लेकिन उसी सुबह जेल में एक चौंकाने वाली घटना घटी। जब एक कांस्टेबल ने कैदियों की गिनती की तो विक्रम कहीं भी नहीं मिला। घबराए अधिकारियों ने तुरंत जांच शुरू की और जब उन्होंने जेल के टॉयलेट का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सभी सन्न रह गए। विक्रम ने अपनी ही पैंट का फंदा बनाकर फांसी लगा ली थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जेल में रहते हुए विक्रम गहरे पछतावे में डूबा हुआ था। एक दिन उसने एक पुलिसकर्मी से यह भी कहा कि रूपल की आत्मा उसे सपनों में दिखाई देती है। वह रोती है और यहाँ तक कि उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करती है। रूपल के परिवार का अब भी मानना है कि इस साजिश में और भी लोग शामिल हो सकते हैं और उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की गहराई से जांच की मांग की है।